नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न टुनाइट में। मैं अविनाश कुमार सिंह आप सबके सामने हाजिर हूं और एक नई वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है और दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर में एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी पेपर होने वाला है और आरआरबी रेलवे का पेपर होने वाला है। तो जो भी चैप्टर्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं वो सारे हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं पहली स्लाइड पे, देखो। तो सबसे पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे बेसिकली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 इन्फिनिटी, जहां तक आपका चलता जा रहा है नेचुरल नंबर, उनको हम नेचुरल नंबर के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो है आपका होल नंबर। अब ये काउंटिंग नंबर ही होते हैं लेकिन हमारे ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस क्या है इसमें ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0,1,2 और उसके आगे डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर। आगे देखते हैं इंटीजर क्या है। अब देखो हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, जीरो की बात कर ली, सबकी बात कर ली। ठीक है। लेकिन हमने नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करी। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स जो सारे आपके एक श्रेणी में आते हैं वो किस में आते हैं? हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, माइनस, जैसे -3 हो गया और उससे पहले भी नंबर चलते आ रहे होंगे, डॉट 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 हम कर सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर उसके बाद डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है। तो ये आपके इंटीजर की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद आता है आपका इवन नंबर। आई होप आपको सबको पता ही होगा कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, खुद 2 हो गया और फिर उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर इन सारे नंबरों को देखो तो ये आपका सब कोई 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। ठीक है। तो ये आपकी किस कैटेगरी में आएगा? ये आपका इवन नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? ऑड नंबर। तो वो नंबर जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। आगे देखते हैं। आगे आया आपका प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर क्या है? ऐसे काउंटिंग नंबर, उनको ही हम प्राइम बोलेंगे जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक वो खुद, नेमली इटसेल्फ, एंड 1। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हो गया 2, तो इसका फैक्टर मतलब ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 2 को डिवाइड करता है? ठीक है। तो वो खुद 2 होगा और एक 1 होगा। ठीक है। और उसी के साथ साथ 3, 3 को भी डिवाइड करने वाले केवल 2 ही नंबर होंगे, एक 1 होगा और एक 3 होगा, खुद 3 होगा। उसी तरीके से 5, 5 को भी डिवाइड करने वाला एक 1 और एक 5 होगा एंड सो ऑन। अलग अलग नंबर्स को आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। लेस देन 100 मैंने प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं और भी आगे प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर क्या थे? जिसके केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो उसको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं है एक कोई नंबर तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? वो कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा, यानी उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 6, तो देखो 6 के कितने फैक्टर हैं? एक 1 हो गया, खुद 6 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये सारे नंबर 6 को डिवाइड करेंगे। फैक्टर्स कहने का मतलब ये 6 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये सारे कॉम्पोजिट, मतलब ये जो 6 हुआ ये आपका कैसा हुआ? ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर देखो क्या होता है? a number the sum of whose factor except the number itself is equal to the number is called a perfect number। तो एक नंबर को हम परफेक्ट नंबर तभी बोलेंगे जब जो उसके फैक्टर्स हैं उनका अगर आप सम कर रहे हो और उस नंबर को हटा के, क्योंकि वो नंबर खुद का फैक्टर तो होगा ही होगा,
तो अगर उसको हटा के जो भी आपके फैक्टर्स बचते हैं उनका अगर आप सम करो और अगर वो नंबर के बराबर हो जाता है तो उसको आपको क्या बोलते हैं, हम उसको परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे यहां देखो एग्जांपल किसका दिया है मैंने, 6 का दिया है। 6 के देखो फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब 6 को आपको कंसिडर नहीं करना है, हमको किसको कंसिडर करना है, 1, 2 और 3 को कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि हम 6 के बारे में ही देख रहे हैं। तो उस नंबर को आप नहीं सेलेक्ट करोगे। अगर इन तीनों का सम किया जाए तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना होगा हमारा, 6 के बराबर होगा। देयरफॉर 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से एक और दूसरा एग्जांपल देखो 28। 28 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 7, 14 एंड खुद 28। अब 28 को अगेन कंसिडर नहीं किया जाएगा तो कौन कौन से नंबर्स का सम होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 7 का, 14 का। इन सबका सम किया हमने तो वो हमको कितना देखने को मिला, 29 देखने को मिला। अब सारे नंबर आपके परफेक्ट नंबर नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 9, 9 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है और खुद 9 है, ठीक है। तो 9 को हमको कंसिडर नहीं करना है, तो दो फैक्टर क्या बचा हमारे, 1 और 3 बचा। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ये देखो ये उस नंबर के बराबर नहीं हुआ। देयरफॉर 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम्स भी बोला जाता है इसको। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और 3, इन दोनों के बीच में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है आपका केवल और केवल 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 देखो 2 को भी डिवाइड करेगा और 1 3 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को साथ में डिवाइड करे, ठीक है। तो देयरफॉर ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। सेम गोज फॉर दिस आल्सो, 8 एंड 9 आल्सो। तो 8 का भी एक कॉमन फैक्टर 1 हुआ और 9 का भी कॉमन फैक्टर 1 हुआ। तो देयरफॉर इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्विन प्राइम्स देखो क्या होता है। देखो ट्विन प्राइम्स हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में ही डालेंगे इसको। देखो प्राइम नंबर्स से ही निकले हैं ये, तो हम प्राइम नंबर्स को ही कंसिडर करेंगे। अब प्राइम नंबर्स देखो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। अब देखो इन दोनों नंबर के बीच में, देखो 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 7 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 11 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 17 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो उन नंबर्स को हम ट्विन प्राइम बोलेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। जिन प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है तो उन्हीं को आप ट्विन प्राइम कंसिडर करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13 और सेम 17 और 19 हो गया, ठीक है। तो इनको ही हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हो, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखिए कि q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहां एग्जांपल देख सकते हो, 1/8 माइनस 8/11, 0.6। अब 0.6 देखो 0.6 ही लिखा है, केवल 0.6 लिखा है, ठीक है। तो 0.6 कैसे रैशनल नंबर हुआ, ये तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो यहां नीचे अपॉन में 10 लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। 2, जैसे 2 भी एक रैशनल नंबर है, कैसे 2/1 करके लिख सकते हैं, कोई फर्क तो आया नहीं, 2/1 ये p बाई क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये आपका अगेन रैशनल नंबर के ही फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर देखो। इर्रेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर पाते हो, और डेसिमल वाला जो पार्ट है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो अभी तक जितने हमने नंबर्स देखे हैं उसमें हमने अंडर रूट का जिक्र नहीं किया है। तो अंडर रूट वाले नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अंडर रूट को अगर आप फाइंड करो तो जैसे 2 का अंडर रूट 1.414 और उसके बाद डॉट 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 वो चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद वो चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब कि नंबर्स आपके एक पैटर्न जो है वो आपका रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं 1.010010001 ऐसे सो ऑन डॉट 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 चलता आ रहा है। तो देखो
आपका ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नंबर्स भी आपका कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है। पहले यहां 0 1 आ रहा है, फिर 2 0 1 आ रहा है, फिर 3 0 1 आ रहा है, तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहां तक हमने देखा कि कौन कौन से नंबर्स आपके हैं जो पूरे इस चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आता है। तो देखो, अब आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखो, सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। एक कोई नंबर आपको दिया है और उसमें एक पर्टिकुलर नंबर का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसे कि यहां मैंने एग्जांपल लिखा है 6872। तो फेस वैल्यू क्या होता है? किसी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 6872 में 2 का फेस वैल्यू पूछूं तो वो वही नंबर ही होगा। ठीक है, तो वो 2 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज इट्स ओन वैल्यू, उसकी वही वैल्यू होगी एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। तो प्लेस मैटर नहीं करती है फेस वैल्यू में, ये ध्यान रखना कि प्लेस मैटर नहीं करती। किसी भी पोजीशन पे वो अगर आपका नंबर है तो वो नंबर ही फेस वैल्यू हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप पढ़ सकते हो कि 6872 द फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2, the face value of 7 is 7 and the face value of 8 is 8 and the face value of 6 is 6। तो वो नंबर ही हो जाएगा उसकी फेस वैल्यू, पोजीशन से लेना देना कोई नहीं होता फेस वैल्यू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखो, प्लेस वैल्यू जो होता है ये पोजीशन पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहां मैंने एग्जांपल दिया है क्या, 70984 है। अब ये वंस प्लेस पे स्टोर है, ये टेंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे स्टोर है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है और ये 10,000 पे। ठीक है, तो अब 4 जो है ये हमारा वंस प्लेस पे, तो इसको इसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो 4 को हम प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, वंस है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई, 4 हुई। ठीक है, अब अगर 8 को देखें तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस क्या है, 10 है, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, और अगर 9 को देखें तो 9 इंटू 100 ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो 900 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? यहां देखो एक नोट मैंने लिखा है, अगर जीरो की प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि जीरो अगर किसी भी पोजीशन पे स्टोर है वो उस किसी भी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो वंस के साथ हो रहा है, चाहे वो टेंस के साथ हो रहा है, अल्टीमेटली हमको वो क्या देगा, हमको वो जीरो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, अब हमको चेक करना है, बेसिकली अभी हमने जब नंबर्स पढ़े थे तो उसमें हमने प्राइम नंबर का जिक्र किया था। तो अब देखते हैं कि एक नंबर कोई प्राइम है तो उसको कैसे पता लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे कि अगर आपको कोई एक नंबर दिया है तो वो प्राइम है कि नहीं, तो कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, यहां पे जैसे मैंने एक नंबर दिया है n, ठीक है, लेट p बी अ गिवन नंबर। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है, p जो नंबर है, ये आपका प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो p के पास तक जिसका स्क्वायर पहुंचता है, p के पास तक जिसका स्क्वायर पहुंचता है, उससे छोटे आपके सारे प्राइम नंबर्स को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना है कि उन प्राइम नंबर से ये जो p है ये आपका डिविजिबल होता है कि नहीं है। अगर आपका ये किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर केवल 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो अगर उसके अलावा मेरे को कोई भी डिवाइड करता हुआ मिल गया तो यानी उसका एक और कोई फैक्टर है। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, जैसे यहां देखो 137, तो सबसे पहले देखो कि 137 के पास किसका स्क्वायर पहुंचता है। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो 12 का स्क्वायर देखो इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर देखते हैं, 11 का स्क्वायर। अब 11 से छोटे यानी 11 तक आपके कौन से प्राइम नंबर हो गए? देखो, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और खुद 11 हो गया। ठीक है, तो क्या ये 137 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, लास्ट में कोई इवन नंबर आ नहीं रहा है तो 2 से डिवाइड होने का चांस ही नहीं है। 3 से देखो, 3 में क्या करते हैं हम, डिजिट्स का सम करते हैं। ठीक है, अभी वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसमें हम देखेंगे। अभी के लिए ऐसे ही समझ लो,
तो देखो 137 भी अगेन हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से डिवाइड होने का चांस ही नहीं, ना तो 0 आ रहा है एंड में, ना तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंड में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होता। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से भी डिवाइड ये होने वाला नहीं है, ठीक है, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और 11 से भी ये डिवाइड नहीं होने वाला। देयरफॉर 137 आपका कैसा है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे चेक करना है, आपको एक स्क्वायर देखना है, वो स्क्वायर उस नंबर के नजदीक तक लेके जाना है, और फिर उससे सारे प्राइम नंबर आपको चेक करने हैं कि सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उस स्क्वायर तक, उन सबको टेस्ट करना है कि वो इसको डिवाइड करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 173 को। तो 173 के पास किसका स्क्वायर पहुंचता है, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 13 तक हमको देखना है। तो यहां तक देखो, यहां पे लिखा है, इसके बाद हमारा 13 एक और आ गया इस क्वेश्चन के लिए, 173 के लिए। तो अगेन 173 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 13 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 से तो डिवाइड होने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक हमारा प्राइम नंबर हुआ। अब उसके बाद हमको कौन सा नंबर देखना है, दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर है हमारा 319। तो चलो 319 को देखते हैं। तो 319 के पास देखो किसका स्क्वायर पहुंचता है, 319 के पास हमारा पहुंचेगा 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 होता है इसका स्क्वायर। तो 17 तक हमको प्राइम नंबर्स चेक करने हैं कि कौन से प्राइम नंबर 319 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कौन सा प्राइम नंबर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, उसके बाद सीधे आपका 17 हो गया, ठीक है। तो 2 से तो 319 डिवाइड होने से रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, 5 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है, 7 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है, 11 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 11 से ये डिवाइड होने वाला है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो 319 डिवाइडेड बाई 11, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 11 2 22 हो गया, 22, और अब उसके बाद कितना बचा, 9 आया, तो 9 कैरी यहाँ आया, 99 हो गया, तो 29, देखो 29, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर 319 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम 437 के लिए भी चेक कर सकते हैं और 811 के लिए भी चेक कर सकते हैं। देखो 437 तक किसका स्क्वायर पहुंचेगा, 437 21 का, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 421, ठीक है, 421 इसका स्क्वायर होता है, तो यानी ये इसके नजदीक तक पहुंच रहा है, और 22 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा, 484 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 को हमको कंसिडर नहीं करना है। अब 21 तक हमको सारे स्क्वायर देखने पड़ेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 तक देखना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका डिविजिबल है, जो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है वो है 19, 19 इसको डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर अगेन ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो समझ में आया कि कैसे आपको प्राइम नंबर्स को चेक करना है। आपको बेसिकली उसके स्क्वायर तक पहुंचना है, एक कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके नजदीक तक पहुंच रहा है, फिर प्राइम नंबर्स को कंसिडर करना है, एंड सो ऑन डिवाइड कर करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। देखो सबसे पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी में आपने जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। उसके बाद क्या है, a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये हो गया। यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा आपका a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो गया।
अब इसी का एक वर्जन आता है, देखो इसी फॉर्मूले का एक वर्जन आता है, अगर ये वाली जो क्वांटिटी है a प्लस बी प्लस सी ये पूरी जीरो के बराबर हो जाए, जैसे यहां मैंने लिखा है इफ a प्लस बी प्लस सी, तो इधर वाला जो पूरा आर एच एस है हमारा ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। डेफिनेटली ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे ये पूरा राइट हैंड साइड जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है हमारा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा एक चीज मिसिंग है, इसमें एक चीज मिसिंग है, ये फॉर्मूला पूरा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका यही वाला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो अब ये वाली पूरी चीज हमारी जीरो के बराबर हो गई, तो जीरो के बराबर होने के बाद देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो गया, और ये 3abc को हम इधर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से, देखो एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चार बहुत, इस पे बहुत सवाल बनने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत सवाल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और एक और फॉर्मूला है, जैसे हमारा यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहे हैं, इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, बेसिकली 10th क्लास तक हम ये पढ़ाते हैं, तो उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। चलो ठीक है, इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1605 इंटू 1605, तो यानी 1605 का हमको होल स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब 1605 को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़े, लेकिन वो बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 5 लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये पूरी चीज हो गई ए, और ये पूरी चीज हो गई बी, और ये हो गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही हम यहां लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, देखो ए क्या है आपका 1600, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है हमारा, बी है हमारा 5 का होल स्क्वायर, तो ये 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए क्या है 1600 इंटू 5। अब देखो 1600 का होल स्क्वायर यानी 16 का होल स्क्वायर करो, और लास्ट में 4 जीरो प्लेस कर दो। देखो 16 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 का होल स्क्वायर हुआ 256। ठीक है, ये कितना हो गया 256, और लास्ट में हमने 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 16 इंटू टू कितना हो गया, 16 इंटू टू हो गया हमारा कितना 32, 32 इंटू 5 कर लो, तो 32 इंटू 5 करो, 32 इंटू 5, 5 टू 10, 5 3 15, 160, तो यहां आया कितना 160, और ये दो जीरो एक्स्ट्रा, दो जीरो एक्स्ट्रा। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इन सब नंबरों को ऐड करना है, तो इन सब नंबरों को ऐड कर लो। देखो तो यहां करते हैं 2 5 6 और 4, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद क्या है 16,000 है, तो 16,000 को भी ऐड कर लो, यहां हो गया 16,000, और लास्ट में क्या है 25, ये ऐड कर लिया हमने, तो 5 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 7 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 5 हो गया, और यहां हो गया 2 हो गया। तो ये क्या आया, आंसर क्या आया इसका 2576025, ये इसका होल स्क्वायर होगा, इसका 1605 का होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम 1398 का भी निकाल सकते हैं। 1398 का आप निकालना, मैं बता देता हूं कैसे होगा, 1400 माइनस 2 करके होगा, तो यहां लगेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नई स्लाइड पे देखते हैं, यहां मैं नोट डाउन करता हूं, देखो क्या है 789 इंटू 789, उसके बाद है एक और बार 789, फिर प्लस 211 इंटू 211 इंटू 211, फिर अपॉन में है हमारा 789 इंटू 789, फिर माइनस 789
इंटू 211 और फिर है प्लस 211 इंटू 211। ठीक है, तो इसका हमको एक तरीके से इसको इवेल्युएट करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। जो भी इसका आंसर है वो हमको बताना है। ठीक है, अब देखो ये देखने में बहुत टफ लगेगा बट ये ऐसा है नहीं। देखो 789 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 789 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से 211 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 211 का क्यूब हो गया। नीचे देखो 789 2 बार लिखा है, तो यानी ये हो गया 789 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 789 इंटू 211 और फिर उसके बाद क्या है प्लस 211 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब अगर ऊपर वाले को आप नोटिस करो तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी ऊपर वाला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ठीक है, नीचे वाले को अभी छोड़ दो, सॉरी मैंने यहाँ क्यूब लिख दिया, यहाँ स्क्वायर होगा, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो न्यूमरेटर जो है वो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखें तो देखो मैंने बोला था ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस 789 और 211 को इसी फॉर्म में लिखो, तो देखो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 789 प्लस 211 हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 789 का होल स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211। देखो माइनस ए भी है ना, तो यानी 789 और इंटू 211 फिर प्लस 211 का होल स्क्वायर और अपॉन में आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 789 का होल स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 और फिर प्लस 211 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर एक चीज नोटिस करो तो डिनोमिनेटर जो है ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब हमारा क्या बचा, केवल और केवल हमारा बचा 789 और प्लस 211। तो फाइनल आंसर क्या बचा, 789 और प्लस 211, आंसर क्या आएगा, 1000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से ये सवाल करना है। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। फॉर्मूलों को आप डेफिनेटली रट लेना बहुत अच्छी तरीके से। आगे हम और इसके ढेरों सारे सवाल देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यहां हम ढेरों सारे नंबरों के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में आपको क्या चेक करना है कि अगर मान लो कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट अगर आपका 2 से डिविजिबल होता होगा तो आपका वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 58694, ये एक नंबर है हमारा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यही है हमारा यूनिट डिजिट 4 है हमारा। तो देयरफॉर ये 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। सो ये जो आपका पूरा नंबर है ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड होने वाले जो भी नंबर होंगे यूनिट डिजिट वाले, वो पूरा का पूरा नंबर उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में हमको क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स हैं उस नंबर की उन सबका सम करना है। सम करने के बाद हमको देखना है कि क्या सम जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 69541, इन सबका सम क्या आएगा, इन सबका सम आएगा 27। ठीक है, तो इन सबका सम, डिजिट्स का सम क्या आएगा, 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 27। अब 27 जो होता है ये 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो आपका सम है वो डिवाइड हो रहा है। सो ये जो पूरा नंबर हुआ 69541, ये आपका 3 से डिविजिबल होता होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है सिमिलरली 9 का भी डिविजिबिलिटी यही होता है कि जो आपका डिजिट्स है उनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो आपका नंबर जो होगा वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अगेन हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2465 9 1।
तो अगेन यहाँ पे इसका सम क्या आएगा, 27 आएगा, सारी डिजिट्स का सम कितना आएगा, 27 आएगा। सो 27 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है। सो देयरफॉर ये जो नंबर है हमारा 246591 ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पे आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हमको क्या देखना है, लास्ट की दो डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 6879376376 ये हमारा एक नंबर है। तो लास्ट की दो डिजिट क्या है, 76 है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि क्या 76 डिवाइड होता है 4 से। यस, 76 कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। सो देयरफॉर ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होता होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सेम इसी तरीके से 8 का भी है। 8 में आपको क्या देखना है, लास्ट की जो 3 डिजिट होनी चाहिए वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो 16789 और फिर 352 तो लास्ट की 3 डिजिट क्या आ रही है, 352, यानी 352 आपका डिविजिबल होना चाहिए 8 से, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 352 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा अपने को। तो देयरफॉर ये पूरा जो नंबर है इतना बड़ा सा, ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर ये पैटर्न याद है तो इस तरीके से हम किसी का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी, 10 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो यूनिट डिजिट लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये तो सिंपल है बहुत। उसी तरीके से 5 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है आपकी वो 0 या तो 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर आपका कैसा होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब 11 का देखो, 11 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 11 का लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 29435417। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जितनी भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे आ रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं यहां 7 से स्टार्ट करूंगा। तो जितनी भी डिजिट्स आपकी ऑड प्लेसेस पे आ रही हैं और जितनी भी डिजिट आपकी इवन प्लेसेस पे आ रही हैं, उन दोनों का डिफरेंस अगर आपका 11 से डिवाइड होता है तो हम उस नंबर को 11 से डिविजिबल मानेंगे, ठीक है। अब देखो राइट से स्टार्ट करना, ध्यान रखना राइट से स्टार्ट करना है। तो राइट में सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये ऑड प्लेस पे, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस पे, तो ये ऑड हुआ, ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8। तो ऑड प्लेसेस वाले नंबर ले लो, ये हो गया 7 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +3 हो गया और फिर +9 हो गया। ये ऑड प्लेसेस वाले नंबर हो गए। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसके साथ, इवन प्लेसेस के साथ। तो इवन पे है पहला 1, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है हमारा 4, फिर उसके बाद है हमारा 2, ये आगे सारे नंबर। तो इन सब का अगर हम सम देखें, इन सब का सम कितना आ रहा है, 23, और इधर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 23 - 12 कितना होगा, 11 होगा। और 11 जो है, जो डिफरेंस करके आ रहा है, ये 11 से डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। सो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर आ रहा है आपका 29435417, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने को 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल समझ में आया 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है, राइट से स्टार्ट करना है आपको, और सारे जितने भी नंबर आपके ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं और जितने भी आपके इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं, उन दोनों का सम करके फिर दोनों को आपस में माइनस करवा के देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। 11 से डिवाइड होने वाला या फिर 0 आए तो फिर हम उसको क्या मानेंगे कि वो नंबर जो है वो आपका 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 25। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 25 के लिए क्या है, नंबर हमारा डिविजिबल 25 से तभी होगा जब लास्ट की दो डिजिट या तो 00 होनी चाहिए या तो वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे हम 5 के लिए चेक कर रहे थे कि लास्ट की डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 में क्या है, लास्ट की दो डिजिट आपको चेक करनी है, 00 होनी चाहिए या फिर 25 होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। सेम अब यहां पे देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एंड 13। तो जैसे हमने 11 का डिविजिबिलिटी चेक किया था, इसी तरीके से इसका भी डिविजिबिलिटी चेक किया जा सकता है। देखो ये 3 स्टेप में डिवाइड है। क्या करना है अपने को, सेम जैसे हमने 11 का किया था वैसे ही राइट से स्टार्ट करना है और दो नंबरों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है, वही ऑड और इवन वाले ग्रुप में बांटना है। अब ऑड वाले का सम करेंगे और इवन वाले का सम करेंगे, और डिफरेंस करने पे अगर हमको वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या 13 से डिविजिबल हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये 7 और या 13 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पे 453 7 7 9 2, ठीक है। तो मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये 7 से या 13 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। अब स्टेप वन क्या है, डिवाइड द नंबर इन ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट। हमको क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है, तीन तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो तीन, देखो यहां राइट से स्टार्ट करना है, राइट से। तो राइट का 3 ग्रुप ये हो गया, फिर 3 ग्रुप ये हो गया, और 4 अकेला रह गया, ठीक है। तो 4 अकेला रह गया, तो ऐसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 4, फिर ओब्लिक 537, फिर ओब्लिक 792, ये तीन तीन के ग्रुप बन गए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो ऑड प्लेसेस पे जो ये आ रहा है, ये आपका ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, और ये इवन प्लेस पे है, ठीक है। और फिर ये अगेन ऑड प्लेस पे है, ठीक है। तो 792 और ये 4 को सम करेंगे, 792 प्लस 4 करूंगा मैं, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इवन वाले के साथ, 537 वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को मिल रहा है 259। तो 259 जो होता है ये हमारा 7 से डिविजिबल होता है, यानी अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा, बट ये 13 से डिविजिबल नहीं होता। सो देयरफॉर ये जो नंबर है मेरा, ये 7 से डिवाइड होगा, बट ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या करना है, आपको एक नंबर दिया है, एक नंबर दिया है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये है 5794888, राइट से स्टार्ट करना है। स्टेप वन क्या है, राइट से स्टार्ट करना है, राइट से 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो ये 3 का पेयर बन गया, और फिर ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। तो क्या क्या पेयर बन गए, देखो 579 पहला पेयर बना, और दूसरा पेयर क्या बन गया, 488, ये पेयर बन गया। ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ठीक है। तो अब माइनस कर दो दोनों को, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ये 579, देखो यहाँ पे 579 माइनस 488 माइनस कर दिया मैंने, और मेरे को आंसर क्या देखने को मिलेगा, मेरे को आंसर देखने को मिलेगा 91। अब 91 जो है ये हमारा बोथ 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होता है, देयरफॉर ये जो नंबर है आपका, ये आपका दोनों से डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, और साथ ही साथ 13 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गई सारी बात। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं किसकी है। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 16 की। तो अभी तक हमने देखा 4 का डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट की 2 डिजिट अपने को चेक करनी थी कि वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। 8 के लिए हमने देखा कि लास्ट की 3 डिजिट, उसी तरीके से 16 के लिए अपने को देखना है लास्ट की 4 डिजिट आपकी डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल लें तो देखो 4 6 3 7 7 6, तो लास्ट की 4 डिजिट मतलब ये, तो 3 7 7 6 अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर मेरे को 0 देखने को मिलेगा, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है ये आपका 16 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि जो नंबर है आपका वो आपका दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 2 और 3 का डिविजिबिलिटी हमने दोनों का देखा हुआ है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तभी हम मानेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 12 का डिविजिबिलिटी 3 एंड 4 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए नंबर, ठीक है। उसी तरीके से 15 के लिए 3 एंड 5, 18 के लिए 2 एंड 9। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट है हमारा 14। तो 14 के लिए हम चेक करेंगे 2 और 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 24 के लिए हम 3 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और 40 के लिए हम चेक करेंगे 5 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई कि कैसे किसका किसका डिविजिबिलिटी चेक करना है। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो देखो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने 2 की डिविजिबिलिटी से स्टार्ट किया था, तो यूनिट डिजिट चेक करना है अपने को कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। फिर 3 के लिए हम डिजिट्स का सम करेंगे, और अगर सम आपका डिवाइड हो रहा होगा तो देयरफॉर नंबर डिवाइड हो रहा होगा। नेक्स्ट 9 में भी सम करेंगे। 4 में हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे, 2 डिजिट अगर आपकी डिवाइड हो रही होंगी तो देयरफॉर 4 से नंबर डिवाइड होगा। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट। 10 के लिए हम देखेंगे कि लास्ट वाली डिजिट पे आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। 5 के लिए 0 या तो 5 होना चाहिए। 11 का क्या है कि जो ऑड प्लेसेस पे नंबर आ रहे हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करो, सम करके सब्ट्रैक्ट करो इवन वाले सम के साथ, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल मैंने लिखा है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 25 में
लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 होनी चाहिए या फिर 25 होनी चाहिए। 7 और 13 में क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है, राइट से स्टार्ट करना है और 3-3 का पेयर बना के हमको चेक करना है, ऑड माइनस इवन करना है। अगर तो माइनस करने पे 7 से डिवाइड होता है नंबर तो केवल 7 से ही होगा, अगर 13 से नहीं हो रहा है तो। अगर दोनों से हो रहा है, जैसे ये एग्जांपल 5 7 9 4 8 8 दोनों से डिवाइड हो रहा था, 7 और 13 दोनों से डिवाइड हो रहा था, देयरफॉर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट चेक की जाएगी। अब यहां से 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 12 में 3 और 4 दोनों से, 15 में 3 और 5 दोनों से, 18 में 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 14 में 2 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 24 में 3 और 8 से, और लास्ट 40 के लिए हम 5 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। इतने ही ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे, तो इनको अच्छे तरीके से लगा लो। आगे जो वीडियो आएंगी उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, ढेरों सारे क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज करो। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 10005x4 is completely divisible by 8 then the smallest integer in place of x will be। तो हमको क्या दिया है, एक नंबर दिया है 10005x4, ये एक नंबर दिया है जो कि आपका 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है और जो x होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी, जो लास्ट के 3 नंबर हो रहे हैं वो आपके डिविजिबल होने चाहिए 8 से। यानी हम किसको चेक करेंगे, 5x4, इसको चेक करेंगे कि ये आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 8 के टेबल की बात करो तो देखो 8 के टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं, यूनिट डिजिट पे क्या क्या आता है, 0 आता है, फिर आता है 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है और फिर 8 आता है। यही सारे नंबर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो लास्ट में 8 आ रहा है और उसके 8 इंटू 5 40, तो लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब उसके बाद देखो हमको चेक करना है कि 5x4 आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बात और है 8 की, कि अगर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो ये देखो कि 100th प्लेस वाला, जैसे कि ये 100th प्लेस वाला है, ये ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होंगी। ठीक है, और अगर ये इवन है तो आपका लास्ट का 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो हम फिर किसको चेक करेंगे, x और 4 को चेक करेंगे। ठीक, तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो 24 हो जाएगा, तो 24 तो आपका 8 से डिविजिबल होता है। और ये वाला रूल कहता है कि अगर आपका 100 प्लेस पे 5 है तो वो आपका जो लास्ट की 2 डिजिट है वो आपका 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, देयरफॉर x2 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर हमारा फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब ये जितने नंबर हैं 0 1 और 4, अगर मैं ये रखता हूं देखो 1 और 4 और 44 और फिर 04, तो ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो या तो x जो है वो 1 हो सकता है, या x जो है 4 हो सकता है, या x जो है वो 0 हो सकता है। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका है 0, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है आपका 0। समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है, देखो इफ अ 9 डिजिट नंबर, ये हमारा एक 9 डिजिट नंबर है, ये डिविजिबल है 72 से, देन हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखो नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, 985x 3678 और y, ये आपका 72 से डिविजिबल है। तो 72 को आप दो को प्राइम नंबर्स में तोड़ लो। ठीक है, तो दो को प्राइम नंबर क्या हो गए, 8 और 9 हो गया, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या थे, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब 8 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर हमको क्या चेक करना है कि ये नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये 72 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो देखो अब ये क्या है, 780, सॉरी 780 नहीं, 78 और y है। तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, तो ये हो गया 7 8 और y। ठीक, और 8 के टेबल में क्या क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है।
ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आई। अब अगर ये देखें कि 100th प्लेस वाला क्या है, 100th प्लेस वाला ऑड है, देयरफॉर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। क्या? 8 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 80 रख दूं, वो तो 8 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो यानी y 0 नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर मैं यहां 82 रख दूं तो ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 782 को चेक करूं तो 782 8 से डिवाइड नहीं होता है। देखो 8 से अगर इसको डिवाइड करो, 8 9 72, तो 9 आएगा और यहाँ पे 6 चला जाएगा, 62 आ गया, ठीक है। तो देखो 62 8 की टेबल में नहीं आता, देयरफॉर 2 ऑप्शन भी कट गया। अब उसके बाद बारी आई 4 की, तो अगर मैं 84 रखूं तो 84 पहली बात तो 8 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर हम आगे का चेक करें 784, तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 972 और ये 6 कैरी चला जाएगा 64 और ये 8 हो जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 4। y की वैल्यू 4 मिल गई यहां से। अब उसके साथ साथ ये नंबर 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 के लिए हम क्या करते हैं, 9 प्लस 8 सारी डिजिट का सम करते हैं, 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y, और y की वैल्यू क्या मिली है मेरे को, y की वैल्यू 4 मिली है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, y की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर इन सब का सम करें, इन सब का सम करने पे हमको कितना मिलेगा, इन सब का सम करने पे हमको मिलेगा 50 प्लस x, और ये नंबर जो है, ये नंबर आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए तो 9 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो 50 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है जो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 इंटू 6 कितना होता है, देखो 54 होता है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 4 हो जाएगी। सो अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x माइनस 3y, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला 4। समझ में आ गया किस तरीके से निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारे पास नंबर है, इफ द नंबर, ये एक पर्टिकुलर नंबर है, इज डिविजिबल बाय 99, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स p एंड q। हमको p और q मिसिंग डिजिट निकालनी है। तो नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, 3 4 2 2 2 1 3, p और q ये 99 से डिविजिबल है। तो अगेन 99 को हम दो को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे, एक हो गया 11 और एक हो गया 9, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर 9 के डिविजिबिलिटी की बात करें तो सबका सम करना होगा। तो सबका सम कैसे करेंगे, सारे डिजिट्स का सम करते हैं। तो 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस p प्लस q, ये होगा, ठीक है। अब इनका सब का सम करके कितना आएगा, 17 आएगा, 17 प्लस p प्लस q। अब देखो या तो ये 18 बन सकता है और ये 27, सबसे पास का जो डिविजिबल 9 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो या तो 18 बन सकता है या तो 27 बन सकता है। अगर 18 होगा तो p प्लस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर 27 बनेगा तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो दो मेरे को इक्वेशन मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो 11 के लिए हम क्या करते थे, ऑड प्लेसेस वाले और इवन प्लेसेस वाले को सब्ट्रैक्ट करते थे, सम करके सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस वाले क्या क्या हो गए, देखो ये ये और ये ऑड वाले हो गए, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 और फिर प्लस क्यू, ये हो गया कुछ इस तरीके का। और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसके साथ, इवन प्लेस वाले के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इवन प्लेस वाला क्या है, देखो p प्लस 1 प्लस 2 और फिर प्लस 4, ये सारे इवन प्लेस वाले हैं। अब या तो 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो ये 0 आना चाहिए और या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन सब का सम करके कितना मिलेगा मेरे को, 10 प्लस क्यू मिलेगा, और इधर से कितना मिलेगा, 4 2 6 और एक 7 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस पी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखो ये 3 प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0 और 11 होना चाहिए, ठीक है। 0 या तो फिर 11 होना चाहिए। तो इससे अगर मैं चेक करूं 0 अगर होगा तो देखो
q माइनस पी इक्वल टू -3 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, q माइनस पी इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 4 इक्वेशन मेरे को मिल गई, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, मैं पहले ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को अगर ऐड करवा दूं, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को ऐड करवा दूं, तो देखो इससे क्या होगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, और फिर q माइनस पी इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो p और p कैंसिल हो जाएगा, ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, और q q और q कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 1 -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जिससे q की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, -1। देयरफॉर ये गलत हो गया। ठीक है, q आपका ये जो नंबर है, डिजिट्स आपकी -1 नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन लेते हैं, सेकंड वाला, और दूसरा कौन सा लेते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन लेते हैं। तो देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है, q माइनस पी इक्वल टू 8, अगेन ऐड करवा देते, तो यहां से p और p कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2q इक्वल टू 18 हो जाएगा। इससे q की वैल्यू क्या मिलेगी, 9, और ये जैसे ही 9 मिला, इसको उठा के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, q की जगह पे हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। p प्लस 9 इक्वल टू 10 था, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 1। देयरफॉर p की वैल्यू हमारी क्या आई, p की वैल्यू आई हमारी 1, और q की वैल्यू क्या आई, 9। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 6 डिजिट नंबर 7x1yy(x) इज अ मल्टीपल ऑफ 33 फॉर अ नॉन जीरो। खास करने ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिट्स आपकी x और y नॉन जीरो होनी चाहिए। Which of the following could the possible value of x plus y, x plus y की क्या वैल्यू हो सकती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो नंबर क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर है हमारा 7x1yy(x), ये आपका 33 से डिविजिबल है, तो 33 को हम क्या करेंगे, दो को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे, तो 3 और 11 को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता था कि हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे, ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम करेंगे, एंड देन किसका सम करेंगे, इवन प्लेस वाले डिजिट्स का सम करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, कैसे करेंगे इसको। तो देखो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सम करें अगर हम ऑड प्लेसेस वाला, ये और ये हो गया ऑड प्लेस वाला, तो x प्लस वाई प्लस एक्स, ये ऑड प्लेस वाला हो गया, और इवन प्लेस वाला क्या हुआ, 7 प्लस 1 प्लस वाई हो गया, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, माइनस, ये माइनस होगा यहाँ पे, 8 माइनस वाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिला, 2x माइनस 8। अब या तो ये 0 आना चाहिए, या तो फिर ये 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर हो गया, देखो अगर ये 0 के बराबर हो गया, तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर मान लो 11 के बराबर हुआ, तो 2x इक्वल टू 11 प्लस 8 हो जाएगा, जो कि 19 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 19/2 फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू मेरे को क्या मिली, x की वैल्यू मेरे को 4 मिल गई। यहां तक बात समझ में आ गई। 11 की डिविजिबिलिटी रूल से मैंने x पता लगा लिया। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में डिजिट्स का सम करेंगे, तो 7 प्लस एक्स हमको मिल चुका है, तो 4 रखूंगा मैं, 1 प्लस वाई प्लस 4, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे होगा हमारा, देखो कितना, 7 4 11 12, और ये 16, 16 प्लस 2y। ठीक है, 16 प्लस 2y। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा, या तो 18 होगा, या फिर क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, 21 होगा। अब 21 तो फॉर्म करने से रहे, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 21 नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, y की जगह अगर मैं 1 रखूं, तो देखो 16 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 1 मिल गई, और x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 4 मिल गई। देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। देखो करेक्ट आंसर क्या है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इफ द 9 डिजिट नंबर, ये हमारा एक 9 डिजिट नंबर है, नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, 83 P9 36 7 8 और Q,
इज डिविजिबल बाय 72, तो अगेन 72 से डिविजिबल है, दो को प्राइम नंबर चेक करेंगे 8 और 9 हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12, ये अंडर रूट पूरा का पूरा है, यहां से लेके यहां तक पूरा है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स को देखेंगे, तो 7 8 क्यू। ठीक है, अब आगे का नंबर 100th प्लेस वाला ऑड है, देयरफॉर ये दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए, डिविजिबल 8 से नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं क्यू की जगह 0 रख दूंगा तो 80 हो जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद या तो मैं क्यू 2 रख सकता हूं, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं, और फिर या तो 4 रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं, ये चार वैल्यूज मैं रख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 782 को देखूं, देखो 782 क्यू की जगह मैं अगर 2 रख देता हूं तो 782 आपका 8 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 784 ये है जो आपका 8 से डिविजिबल है। अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें कुछ इसी तरीके का नंबर लास्ट में बन रहा था, 78 क्यू ही बन रहा था। ठीक है, 78 शायद मेरे ख्याल से वाई वहां था, तो वहां पे हमने यही इसी तरीके का पैटर्न लगाया था, तो y वहां पे y की वैल्यू 4 निकल के आई थी, तो यहां भी क्या ही होगा, 4 ही होगा, देयरफॉर आपकी q की वैल्यू क्या हो गई, वो 4 हो गई। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो q की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब देखते हैं p की वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो ये दूसरा नंबर जो है वो 9 है, यानी ये नंबर, ये जो पूरा नंबर है ये आपका 9 से भी डिविजिबल होगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम सबका सम करेंगे, 8 प्लस 3 प्लस p प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, और Q की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का सम करते हैं, देखो कितना आएगा, 8 3 कितना हो गया, 11 11 और 9 20 23 और 6 29 29 और 7 36 36 और 8 44 44 44 और प्लस 4 48, ये कितना हो गया, 48 प्लस पी हो गया, 48 प्लस पी हो गया। अब इसको क्या होना है, इसको 9 से डिवाइड होना है। ठीक है, तो 48 के बाद वाला नंबर देखो जो कि आपका 9 से डिविजिबल होता है, तो 48 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 54 आएगा। तो 54 कैसे बनेगा, जब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 6 हो जाएगी, देयरफॉर p की वैल्यू हमको क्या मिली, 6 मिली, और q की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। अब हमको क्या फाइंड करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12, तो अंडर रूट पी स्क्वायर कितना हुआ, 36, क्यू कितना हुआ, 16 प्लस 12, 36 प्लस 16 कितना हो गया, 36 और 16 हो गया 52, 52 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 कितना होता है हमारा, 8 के बराबर होता है, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, 8 है। ठीक है, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई, कैसे मैं ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन लगा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। जितना अभी तक किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब हम पूरा का पूरा चैप्टर लगा लेंगे तो हम एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें ये क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, सब सारी चीजें कवर होंगी इस पूरी वीडियो सीरीज में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अब हमको क्या फाइंड करना है, एक नंबर, हमको पर्टिकुलर नंबर को ही दिया जाएगा और उसके फैक्टर से रिलेटेड हमको कई सारी चीजें फाइंड करने को आ सकती है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है एक पर्टिकुलर नंबर का, या फिर उसका सम निकालना है, या फिर हो सकता है इवन फैक्टर्स निकालने को आ सकता है, और उन इवन फैक्टर्स का सम भी आ सकता है, या तो ऑड और उनका सम आ सकता है। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, मान लो 24। ठीक है, तो 24 के प्राइम फैक्टर को कंसिडर करते हैं। देखो 24 के अगर प्राइम फैक्टर को निकालें तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 और फिर 6, और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 और 3, और फिर लास्ट में 3 और 1, ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो 2 के कितने हो गए, 3 हो गए, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जितने भी आपके
प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर है, यानी उनका जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सपोनेंट है, तो उनको उनको हमको लेना है और उसमें ऐड करवा देना है 1। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, और यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। ठीक है, 24 के दो ही प्राइम फैक्टर हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, 2 और 3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनका 2 का जैसे एक्सपोनेंट क्या है, 3 है 2 का एक्सपोनेंट, और 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो पहले इस देखो 3 को लो, 3 को लो और इसमें 1 ऐड करवा दो। ठीक है, और नेक्स्ट 3 वाले एक्सपोनेंट को लेते हैं हम, वो कितना है, 1, और उसमें भी ऐड करवा दो 1, और इन दोनों को करा दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो देयरफॉर हमको कितने फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, इसके 8 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 फैक्टर हमको इसके देखने को मिलेंगे। जैसे अब 24 के हम फैक्टर्स निकाल भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और खुद 24 हो गया। तो गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर के हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, लेट से हमारे पास एक और नंबर है सेकंड, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो जैसे मान लो 240 है हमारे पास। ठीक है, तो 240 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो। देखो 240 का क्या हो जाएगा, 2 120 हो जाएगा, फिर 2 और यहाँ हो जाएगा 60, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 और ये 30 हो जाएगा, फिर देन 2 यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3, ये 5, और फिर 5 1। तो 240 के कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, 240 के हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो देयरफॉर अब कितने एक्सपोनेंट हमको कितने हमको प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, 2 3 और 5 मिल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इनके एक्सपोनेंट को लेना है 4 और 1 ऐड करवा देना है, मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट वाले के साथ। 3 का क्या है, 1 है, तो उसमें भी 1 ऐड करा दो, और फिर उसके बाद 5 भी है, तो 5 का भी एक्सपोनेंट लो और उसमें 1 ऐड करवा दो। तो देखो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, और 10 इंटू 2 20। तो 20 फैक्टर्स हमको इस नंबर के 240 के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और उसके आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। मान लो अगर आपको निकालना है, ये जैसे अगर हमने फैक्टर्स निकाला, जैसे ये 24 के फैक्टर ये हो गया। ठीक है, 24 का फैक्टर ये हो गया। अब मान लो इन सबका हमको सम करना है, फैक्टर्स का हमको सम करना है। ठीक है, तो देखो 24 ये इसका सम कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, तो जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, 24 का एग्जांपल लेते हैं। तो 24 का क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था, और 3 की पावर 1 आया था, ये आया था। तो हमको क्या करना है, 2 की पावर 0 से चालू करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाना है, और उसके बाद सेम यहाँ पे भी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया, और दोनों में मल्टीप्लाई करवा देना है। जितना आपका एक्सपोनेंट है 3 तक है, तो 0 से आप चालू करो और 3 तक जाओ। सेम यहाँ पे 3 वाले केस में, 3 वाले प्राइम फैक्टर के केस में 1 है एक्सपोनेंट, तो 0 से चालू करो और सारे आप फैक्टर्स ऐड करवा दो। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये पहला ब्रैकेट हो गया, इनटू ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 हो गया। तो ये देखो कितना हो गया, 8 4 12 13 14, और ये 15 15 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 60। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, सम क्या देखने को मिलेगा, 60 देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमको करना है। एक और 240 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 240 में क्या आया था, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये मिला था। तो सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू, देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 अगर 2 की पावर है तो, ठीक है, प्लस प्लस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन और फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और फिर मल्टीप्लीकेशन 5 की पावर 0 और फिर प्लस 5 की पावर 1 हो गया। तो देखो 2 की पावर 0 हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 2 की पावर 3 हो गया 8 और 2 की पावर 4 हो गया 16। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो देखो 5 और 3 6 6 और ये 4 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। और इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, देखो
8 4 12, 12 और 2 16, 12 और 2 14, 14 और ये 14 और 15, 15 और 16 31, 31 हो गया। 31 इंटू 24 करना है, ठीक है। तो देखो 31 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 3 12, 2 1 2, 2 3 6, 4 4 6 और 7 744। तो देयरफॉर सम क्या देखने को मिलेगा हमको? 744 हमको सम ऑफ फैक्टर्स देखने को मिलेगा। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया है? अगर आपको फैक्टर्स निकालना है और उन्हीं फैक्टर्स का मान लो सम करना है तो ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इवन फैक्टर्स देखते हैं कि इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, देखो इवन फैक्टर्स पे आ जाओ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 120 है, ठीक है। तो 120 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 260 और फिर 230 प्राइम फैक्टर्स पहले निकालने होंगे। 215 हो गया और फिर यहाँ हो गया 3 5 और फिर लास्ट में क्या हो गया 5 और 1। देयरफॉर 120 के फैक्टर्स क्या आए? 120 के फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो अगर अगर हमको इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखना है तो 2 जो है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। 2 का जो एक्सपोनेंट है उसमें हमको 1 ऐड नहीं करवाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो आपका 2 का एक्सपोनेंट है, ये जो 2 वाला जो एक्सपोनेंट है इसके में आपको 1 ऐड नहीं करवाना है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर क्या होगा? देखो 2 का जो एक्सपोनेंट है ना 3, वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 1 ऐड नहीं करवाना है। इनटू 3 वाला जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 ऐड करवाना है और फिर जितने बाकी सब है उसमें सब में 1 ऐड करवाना है, बस 2 वाले में 1 ऐड नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि केवल 2 वाले नंबर को 2 वाला जो प्राइम फैक्टर है उसके एक्सपोनेंट में 1 ऐड नहीं करवाना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 3 2 6, 6 2 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 120 के? वो हो जाएंगे हमारे 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो इन्हीं इवन फैक्टर्स का हमको सम करना है, ठीक है। इन्हीं इवन फैक्टर, जैसे अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि हम सम कैसे कर रहे थे, 2 की पावर 0 से चालू कर रहे थे। तो यहाँ सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। केवल और केवल 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करना है। बाकी अगर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है या कुछ भी और आ रहा है तो उसमें आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखो सम अगर हम निकालें तो ये था 120 का, तो 2 की पावर 1 से ही चालू करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 को कंसिडर मत करना। फिर प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंटू यहां पे हम कंसिडर करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर इंटू 5 की पावर 0 और फिर प्लस 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 और 8। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 3 हो गया इंटू ये कितना हो गया 1 प्लस 5 हो गया। तो देखो 4 और ये 6, अगेन ये 24। तो देखो 8 2 10 और ये 14, 14 इंटू 24, ठीक है। 14 इंटू 24 हो गया। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 336 होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। समझ में आ गया? तो क्या करना है हमको इवन फैक्टर्स के केस में? पहला, अगर आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे हो तो हमको 2 के एक्सपोनेंट में 1 ऐड नहीं करवाना है, ठीक है। तो 2 का जो मान लो जो भी एक्सपोनेंट है, n है या कुछ भी है, तो इसमें हमको 1 ऐड नहीं करवाना है। और अगर सम कंसिडर कर रहे हैं तो 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वाले पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये जो हमारा इवन फैक्टर था तो इसमें ये था कि अगर मान लो किसी नंबर में 2 आए ही नहीं, 2 आ ही नहीं रहा है, तो क्या उसका इवन फैक्टर होगा? कोई नहीं, उसका कोई इवन फैक्टर नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि 2 आना बहुत जरूरी है, तभी इवन फैक्टर होगा। अगर मान लो किसी के प्राइम फैक्टर में 2 आ ही नहीं रहा है तो उसका इवन फैक्टर नहीं होगा, उसका इवन फैक्टर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, ऑड पे देखते हैं। तो ऑड पे देखो क्या करना है। अगर जैसे हम एक एग्जांपल लें, यही 120 का एग्जांपल लें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो 120 का एग्जांपल क्या था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 था, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हमको 2 को कंसिडर नहीं करना है। ऑड के केस में आपको 2 को कंसिडर नहीं करना है। तो देखो नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा?
3 वाले को कंसिडर करना है, 2 वाले को कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो गया 1, इसका एक्सपोनेंट, और 1 प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 ऑड फैक्टर्स इसके हो जाएंगे। 120 के कौन से हो जाएंगे, 4 ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर मान लो इसी का सम कंसिडर करना है, ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स इक्वल टू कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पे 2 को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाएगा, 3 की पावर 0 से चालू करेंगे और 3 की पावर 1 तक जाएंगे। उसके बाद इंटू 5 की पावर 0 और फिर प्लस 5 की पावर 1। तो ये हो गया 1 प्लस 3 और फिर इंटू 1 प्लस 5 हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर एक तरीके से समराइज किया जाए तो हमारा सबसे पहले था फैक्टर्स निकालने का। ठीक है, तो अगर हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है उसके एक्सपोनेंट पे 1 ऐड करवा दो और मल्टीप्लाई कर दो आपस में। फिर अगर हमको उसका सम करना है तो 0 से चालू करो, उनके एक्सपोनेंट जो भी आ रहा है, तो जैसे 2 की पावर 3 आ रहा है तो 2 की पावर 0 1 2 3 तक कंसिडर करना है। उसी के बाद और भी अगर आपके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनके साथ भी यही करना है। इवन वाले के केस में हमारा जो 2 का एक्सपोनेंट है उसमें 1 ऐड नहीं करवाना है, और इवन के सम वाले के केस में आपको 2 की पावर 0 कंसिडर नहीं करना है, और ऑड फैक्टर में 2 को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आ गई कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर आए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑड फैक्टर निकालो, चाहे इवन फैक्टर निकालो या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कंसिडर करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हमको निकालने हैं कि एक कोई अगर हमको पर्टिकुलर नंबर दिया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम दो एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल 1 मैंने लिया क्या, 24, और एग्जांपल 2 मैंने क्या लिया, 80 लिया। ठीक है, अब 24 का प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 80 क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कब आएगा, जब 2 इंटू 5 होगा, प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होगा तभी आपका जीरो आ सकता है, क्योंकि 2 5 10 होगा तभी जीरो आ सकता है। ठीक है, तो अगर पहले के प्राइम फैक्टर में देखा जाए तो पहले के प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन आपका 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ हम देख सकते हैं कि 24 में कोई जीरो नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, 80 की बात करें, तो 80 में हमको एक जीरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, 80 के एंड में हमको ये एक जीरो देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कितने 2 हैं, 4 2 हैं। ठीक है, और कितने 5 हैं, एक 5 है। ठीक है, तो एक पेयर मिलके आपका एक तरीके से 10 बनाएगा, एक जीरो आएगा। ठीक है, एक जीरो आएगा, वही एक जीरो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने को आता है, किसी भी नंबर का नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने को आता है, तो आप देखो कि 2 के पेयर और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं। ठीक है, जितने आपके पेयर बनेंगे उतने ही जीरोस हो जाएंगे। समझ में आया, जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतने ही जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो 22 इंटू 33 और फिर उसके बाद क्या है, 44 इंटू 55 इंटू 125 इंटू 35। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है ये, कुछ इस तरीके का हमको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो 2 का देखो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 11। ठीक है, 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 11। ठीक है, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 11। ठीक है, और 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 55 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 11। और 125 का होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। और फिर 35 का होगा 5 इंटू 7। तो अब देखो 2 कितने हैं, 2 यहाँ पे हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ये दिखाई दे रहा है, और 4 सॉरी यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ होगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा देन। ठीक है, तो अगर हम देखें हमको 2 कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
उसी तरीके से हमको 5 कितने दिखाई दे रहे हैं, बाकी नंबर को कंसिडर नहीं करना है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमको 2 और 5 को ही कंसिडर करना है, ठीक है। 5 कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 1 2 3 4 और ये 5 5 हमको दिखाई दे रहे हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 और लास्ट में एक और 5 हो गया, ठीक है। तो पेयर कितने बन सकते हैं, 3 2 है और उसी तरीके से 3 5 का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर 3 2 और 3 5 के लिए कितने जीरोस हो जाएंगे हमारे, 3 जीरोस आ जाएंगे। देयरफॉर इन सबके मल्टीप्लिकेशन में हमको कितने जीरो देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 जीरोस देखने को मिलेंगे। जितने पेयर हो जाएंगे उतने ही जीरोस हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको 3 2 और 3 5 देखने को मिल रहा था, तो उसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस हमको कितने देखने को मिलेंगे, 3 देखने को मिलेंगे। सारी बात समझ में आ गई, कैसे हुआ है। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फैक्टोरियल का टॉपिक देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखो अब आते हैं इसी में एक और टॉपिक है, एक और सब टॉपिक है। मान लो अगर आपको एक फैक्टोरियल नंबर दिया जाता है, ठीक है। लेट्स से हमको 200 फैक्टोरियल में अगर मान लो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो पहले तो देखो फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल है ना, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 20 और ये 360 60 और 2 120, मतलब 5 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका, 120 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 200 फैक्टोरियल में आपके कितने जीरोस आ जाएंगे, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल के केस में आपका जो भी नंबर दिया है ना, उसको आप 5 से डिवाइड करो। देखो 200 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, ठीक है। ये 40 जो मिला है इसको अगेन 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 जो आया है इसको अगेन 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन हमको 1 देखने को मिलेगा, और 1 को 5 से फिर डिवाइड करो, क्वेश्चन हमको 0 देखने को मिलेगा। तो ये डिवीजन आप कंटिन्यू करोगे जब तक आपको फाइनल क्वेश्चन 0 देखने को नहीं मिलता। अब ये जो सारे नंबर आए 48 और 1 और ये 0, इन सबको ऐड करवा दो, ठीक है। तो 40 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 तो कितना हो गया, 49 हो गया। तो देयरफॉर हमको इसके अंदर कितने जीरोस देखने को मिलेंगे, हमको इसके अंदर 49 जीरोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से निकाला है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो अगर हमको ये निकालना है, लेट्स से हमको निकालना है 1080 का फैक्टोरियल। 1080 फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। 1080 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो 1080 को आप 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 5 से अगर डिवाइड करें, 5 2 1 और यहाँ 3 चला गया, 216, ठीक है। तो इक्वल टू 216 आ गया। अगेन इस 216 को 5 से फिर डिवाइड करो, ठीक है। तो हमको देखने को मिलेगा 43, और फिर 43 को 5 से फिर डिवाइड करो, क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। 8 को अगर हम 5 से फिर डिवाइड करें तो 1 देखने को मिलेगा, और लास्ट में 1 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है। इन सारे नंबरों को ऐड कर दो, 216 43 8 और 1 को ऐड कर दो, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 268। इन सबका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 268 जीरोस हमको देखने को मिलेंगे 1080 फैक्टोरियल में। बात समझ में आ गई कैसे आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अगर मान लो आपको कोई नंबर भी दिया जाता है तो पेयर 2 और 5 का पेयर देखना है। अगर आपका फैक्टोरियल दिया जाता है तो सीधे डायरेक्टली आपको 5 के साथ डिवाइड करते जाना है, ठीक है। डिवाइड करके क्वेश्चंस को नोट डाउन करना और उन सबका सम करते जाना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सो अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको एक कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और वो नंबर किसी नंबर के द्वारा डिवाइड हो रहा होगा और हमको फाइनल रिमाइंडर बताना होगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमको फाइंड करना है 31 इंटू 17
ये जब आपका डिवाइड हो रहा है, मान लो 7 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यूजुअल मेथड क्या है कि आप 31 इंटू 17 करो और उसको फिर 7 के साथ डिवाइड करो और फिर देख लो कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। जैसे कि अगर हम 31 इंटू 17 करें तो हमको आंसर मिलेगा 527, ठीक है, 527 मिलेगा। अब अगर 527 को मैं 7 के साथ डिवाइड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 527 को, अगर 7 के साथ डिवाइड करते तो 7 7 जा 49 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, 7 5 जा 35 आ गया, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, रिमाइंडर 2 देखने को मिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत सारे नंबर है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो पावर एक्सपोनेंट के टर्म्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमको ये मेथड लगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, मान लो अब यही क्वेश्चन देखते हैं, 31 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो आपका नंबर है, ठीक है, इसको हर एक नंबर को 7 के साथ डिवाइड करो, ठीक है। तो अगर मैं 31 को 7 के साथ डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर देखने को मिलेगा, देखो 31 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 होता है, तो 28 और 3 रिमाइंडर मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 31 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे को 3 रिमाइंडर देखने को मिलेगा, वो नोट कर लो। और फिर उसके बाद 17 को भी 7 के साथ डिवाइड करो, तो 17 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूं तो 17 को डिवाइड करने पे भी मेरे को रिमाइंडर 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 आएगा और फिर रिमाइंडर मेरे को 3 देखने को मिलेगा। तो इनटू यहाँ 3, तो जो इसका रिमाइंडर आया वो लिख लिया मैंने और इसका जो रिमाइंडर आया वो लिख लिया मैंने, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आया उसको मैं अगेन 7 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2। तो देखो इससे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, अभी तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, मान लो अभी मैं बड़ा क्वेश्चन देख देता हूँ तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। आपको जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन नंबरों का पर्टिकुलरली हर किसी का आप एक रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है, डिवाइड करके, जो जिसके साथ वो डिवाइड होना है, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद जो फाइनल आंसर आए उसको फिर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से एक और देखते हैं, एक और सेकंड क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक और है हमारे पास 51 इंटू 53 और इंटू 55, ये है। ये मान लो अब की बार किससे डिवाइड हो रहा है, ये 12 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, मतलब हो तो सकता है लेकिन फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम तो नहीं होता कि हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका फिर डिवीजन करके भी निकालें, ठीक है। तो अब क्या है कि हर एक जो भी नंबर है 51 इसको 12 के साथ डिवाइड करो, 53 को 12 के साथ डिवाइड करो, 55 को 12 के साथ डिवाइड करो, ठीक है। तो अगर 51 को देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 51 डिवाइडेड बाय 12 कर रहा हूं, ठीक। और उसके बाद तो इसका रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा, इसका रिमाइंडर मेरे को 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, तो 48 के बाद रिमाइंडर 3 बचेगा। उसी तरीके से 53 को अगर मैं 12 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगेन 58 आएगा, ठीक है, ओ सॉरी 48 आएगा, तो 48 और फिर ये 53 को अगर माइनस करेंगे तो हमको 5 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। लास्ट 55 को अगर मैं 12 के साथ डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को 7 देखने को मिलेगा। तो हर किसी नंबर को मैंने इंडिविजुअली 12 के साथ डिवाइड कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे सबके रिमाइंडर लिखता हूँ। 51 में मेरे को 3 देखने को मिल रहा था, इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में 12। तो देखो अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया, तो ये कितना हो गया 5 3 जा 15 या 5 3 जा 15 और 15 इंटू 7 कितना हो गया 105। 105 को अगर मैं 12 के साथ डिवाइड करूं तो अब मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर देखने को मिलेगा 9 देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं और अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो, सो नेक्स्ट इसी में रिमाइंडर थ्योरम में कुछ यूजफुल रूल्स दिए हैं, उन रूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। पहली बात तो ये कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज हमारी ऐसी मैथ में होती नहीं है, बट इसका इस्तेमाल करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखो जैसे अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक कोई क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें हमको मान लो कि क्वेश्चन है हमारा ये 49 इंटू 50 इंटू 51 और ये डिवाइड हो रहा है 52 के साथ और हमको रिमाइंडर बताना है, ठीक है भाई।
तो अभी जो हमने पिछला मेथड डिस्कस किया उसमें हमने ये देखा कि आप इंडिविजुअली हर नंबर को 52 के साथ डिवाइड कर लो तो आपको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, आप रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हो। बट यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ दिक्कत क्या है कि देखो अगर मैं 49 को 52 के साथ डिवाइड करूं, देखो जैसे यहाँ 49 को 52 के साथ डिवाइड करूं तो 49 तो छोटा है तो ये 0 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर हमको 49 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 49 मिलेगा और यहाँ पे 50 मिलेगा, यहाँ पे हमको 51 मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एडवांटेज रिमाइंडर थ्योरम का देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर काम में आता है। तो पहले वाले केस में देखो हमको ये 49 देखने को मिल रहा है, अब ये 52 से कितना कम है, ये 52 से 3 कम है यानी -3 कम है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह पे 49 की जगह पे ऐसे -3 भी तो लिख सकता हूं और 50 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं -2 और 51 52 से कितना कम है, वो है हमारा -1 कम है। तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर आपका इस तरीके से काम में आता है, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है ऊपर इंडिविजुअल नंबर से तो निगेटिव रिमाइंडर से ही उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं 52 के साथ तो देखो आंसर क्या आएगा, 3 2 6 और 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 आ रहा है, -6/52। और रिमाइंडर तो हमको, अब अगर मैं इसको फिर से डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर फाइनल कितना देखने को मिलेगा, -6 देखने को मिलेगा। बट ऐसा -6 जैसा कोई रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर में आपका कभी माइनस में तो आता नहीं है। तो अब क्या करें इसके साथ, तो देखो जो आपका ये फाइनल आंसर आया है -6, इसको आप 52 के साथ जो आपका आया है उसके साथ माइनस कर दो, ठीक है। या फिर ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 को 6 माइनस करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 46। तो ये जो 46 आया है यही फाइनल रिमाइंडर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है, नेगेटिव रिमाइंडर इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे तो वही हो जाएगा। बट अगर मान लो इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आपको जो नंबर के साथ ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसके साथ आपको ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करवा के ही फिर आपका ये फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, तब आप फाइंड कर पाओगे। ठीक, समझ में आ गया? कोई अगर डाउट हो तो फिर से मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बताना है, कुछ और एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या है, यूज ऑफ कैंसलिंग आउट प्रोसेस। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमको ये फाइंड करना है 32 डिवाइडेड बाय 10। तो 32 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, रिमाइंडर हमको 2 देखने को मिलेगा, ठीक। बट अगर मैं इसको कट कर दूं 32/10, 2 से कट कर दूं इसको, तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, 16 और ये 5 देखने को मिलेगा फाइनल, ठीक है। 2 से मैंने दोनों को कट कर दिया। अब अगर मैं 16 और 5 को डिवाइड करूं तो फाइनल मेरे को रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 3 15 और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो देखो पहले तो रिमाइंडर हमारा फाइनल आंसर में 2 आ रहा था और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेके कट कर रहा हूं तो एक तरीके से आपने जो फाइनल आपका यहाँ पे ऊपर पे रिमाइंडर आ रहा था उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो 2 है इसको भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तभी तो 1 आएगा ना, तभी तो ये हमको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं और कैंसिल आउट आपने कर दिया है, तो जो आपका फाइनल रिमाइंडर आता है ना, जो आपका फाइनल रिमाइंडर आता है उसमें आप जितना आपने कैंसिल आउट किया उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम इस वाले सिनेरियो में हम किसको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर रहे हैं, हम कॉमन निकाल के 2 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये आपका रिमाइंडर आया है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 2 = 2, देयरफॉर फाइनल रिमाइंडर हमको 2 देखने को मिलेगा। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उससे देखो डेफिनेटली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो यहाँ है 77 × 51 × 33 × 17 और ये डिवाइड हो रहा है हमारा किसके साथ, 14 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब 77 जो है ये भी आपका 7 से कटता है और ये जो 14 है ये भी आपका 7 से कटता है। ये दोनों नंबर आपके 7 से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 7 से कैंसिल किया, यहाँ क्या बचा, 11 बचा और यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो अब नंबर क्या बन गए, 11 × 51 × 33 × 17/2।
अब हम सारे नंबरों को इंडिविजुअली 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो अगर 11 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे को 1 देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 51 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 देखने को मिलेगा, और 33 को भी 1 देखने को मिलेगा, 17 के केस में भी 1 देखने को मिलेगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और फिर ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो फाइनल क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 1 आया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब अगर मान लो कि ऑप्शन में आपको 1 दिया है और अगर आपने 1 टिक कर दिया तो यहां आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस क्या करना है, जब आपका ये 1 आया तो जो आप यहां कैंसिल कर रहे हो, किसको कैंसिल कर रहे थे, 7 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहे थे ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 7 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 7 आएगा। तो अगर इसको मैं समराइज करूं, इसको देखो, अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप कोई नंबर को कॉमन निकाल के उसको कट करवा रहे हो। ठीक है, जैसे हमारा कोई जैसे हमने यहीं पे 7 को कॉमन निकाल के कट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि 7 इंटू आर कर रहे हैं, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 5, 6, 7 एंड 9 दिया गया है, और हमको ये पता है कि हमारा रिमाइंडर 7 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन चारों ऑप्शन में देखें तो 7 का मल्टीपल केवल 7 ही बन रहा है। ठीक है, 5, 6 और 9 तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शंस को देख के भी पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से कैंसलिंग आउट वाला मेथड किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, +1 रिमाइंडर रूल देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और एक और 9 है, ये डिवाइड हो रहा है आपका 8 के साथ। क्या करेंगे हम, इंडिविजुअली हर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 9 को, पहले 9 को अगर मैं 8 के साथ डिवाइड करूं, 1 रिमाइंडर देखने को मिलेगा, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 देखने को मिलेगा, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा अगेन 8 के साथ। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसी को हम +1 रिमाइंडर रूल बोलते हैं, जहां पे आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, +1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, इसका इस्तेमाल एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन एक दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो हमारे पास एक नंबर है 9 की पावर 100 और ये डिवाइड हो रहा है अगेन 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 की पावर 100 अगर 8 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका हमको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो 9 की पावर 100 का मतलब क्या होगा भाई, आपका 9 जो होगा वो 100 बार लिखा जाएगा, और अगर हर किसी को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 1 ही देखने को मिलेगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 100 लिख सकता हूं, और ये फिर अगेन डिवाइडेड हो जाएगा 8 के साथ। ठीक है, तो 1 की पावर 100 तो 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 8, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से किया मैंने। 9 की, अगर इकलौते 9 को, जैसे अगर मैं यहां देखूं, ये भी तो क्या था, 9 की पावर 5 था ना, 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 था। तो एक एक 9 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 मेरे को 5 देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से यहां भी अगर 9 100 बार है तो हर किसी 9 को रिमाइंडर थ्योरम लगा के, जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था कि हर किसी नंबर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आए वो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। तो यहां पर भी सेम, हर किसी 9 को अगर 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 1 देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 को अगर फाइनली 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना देखने को मिलेगा, हमको 1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से मैंने किया है। चलो आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारे पास, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है 2 2 2 2 की पावर 5 5 5 5। ये एक कोई नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, और जब ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 7 के साथ, तो मेरे को बताना है कि क्या इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसा मैंने पिछली बार किया था, 9 की पावर जब 100 था और इसको डिवाइड कर रहे थे 8 के साथ, तो एक पहले 9 को मैं डिवाइड कर रहा था 8 के साथ, तो जो रिमाइंडर आ रहा था उसी की पावर हो जा रही थी वो। तो सेम यहां पर भी पहले मैं 2 2 2 2 को आप डिवाइड करो 7 के साथ। ठीक है, 2 2 2 4 बार जो 2 है इनको डिवाइड करो 7 के साथ। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ देखो डिवाइड करते हैं, 4 बार 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया, और यहाँ 12 आ गया, 7 1 जा 7 हो गया, और यहाँ आ गया 52 आ गया,
7 7 जा 49 हो गया, और यहाँ हमको रिमाइंडर क्या देखने को मिला, 3 देखने को मिला, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं ये 4 2 को 7 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या रिमाइंडर देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है। तो यही इसकी पावर सेम ये भी हो जाएगी। तो अगर मेरे को 2 2 2 और 5 मतलब 4 बार 5 है, इसका मेरे को रिमाइंडर निकालना है, तो ये बराबर होगा 3 और उसकी पावर 5 5 5 5 के बराबर होगा। अब देखो, अब हमको इसको डिवाइड करना है 7 के साथ फाइनल। अभी तो आंसर नहीं आया, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो 3 की पावर 5 को अलग कर लो, इसमें से 3 की पावर 5 अलग कर लो। यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, 3 की पावर 5 अलग करने के बाद नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका कितना, इंटू 3 की पावर, यहाँ मैंने 6 निकाल लिया, और फिर यहाँ मैंने कर दिया 925, कुछ इस तरीके से कर दिया। देखो अगर 925 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 5050 आएगा, ठीक है, 5050 आएगा। और फिर जब ये दोबारा से 5 के साथ मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो घुमा फिरा के आपका यही 3 की पावर 4 बार 5 ये बन जाएगा, ठीक है। देखो एक बार करके दिखा देता हूँ, 3 की पावर मैंने कैसे किया, 3 की पावर 5 और ये 6 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5550 आएगा। अब बेस सेम है, पावर क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये अगेन दोबारा से ये घूम फिर के वही 4 5 बन जाएंगे और अगेन डिवाइडेड बाय 7 वही चलता है, ठीक है। तो इस स्टेप को लेते हैं, ये जो स्टेप मैंने किया है, यहाँ पे 3 की पावर 5 को लिख लो, इंटू 3 की पावर 6 को लिख लो, और 925। अच्छा, 3 की पावर 6 ही क्यों लिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7, तो 3 की पावर 6 ही क्यों लिया, देखो ऐसा एक नंबर चुनेंगे जो कि आपको रिमाइंडर 1 दे रहा होगा, 7 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा होगा, ठीक है। तो 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 होता है 729। अब 729 को देखो भाई डिवाइड करो किसके साथ, 7 के साथ, तो यहाँ कितना हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर 29 हो गया, और फिर 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। तो अब 3 की पावर 6 को जब आप डिवाइड करते हो 7 के साथ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा रिमाइंडर, और इसकी पावर 925, और अभी भी ये 7 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 ही हो जाएगा, 1 का रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा। तो अब 1 की पावर 925 तो 1 ही हो जाएगा। तो अब फाइनल हमको किसका रिमाइंडर निकालना है, फाइनल हमको निकालना है 3 की पावर 5 अपॉन 7 निकालना है। और 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 अपॉन 7, क्योंकि 1 का रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो उससे हमको उतना लेना देना नहीं है। तो 243 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे को 5 देखने को मिलेगा। यहाँ डिवाइड करके देख सकते हो, 243 और 7 के साथ डिवाइड किया, 7 3 जा 21 हो गया, और यहाँ 33 आ गया, फिर उसके बाद 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर मेरे को 5 देखने को मिलेगा। तो इसका फाइनल, ये जो इसका रिमाइंडर है, तो वो फाइनल क्या हमको देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। समझ में आया किस तरीके से क्या, तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, पहले तो उसको इस तरीके से डिवाइड करके देख लो कि क्या रिमाइंडर मिल रहा है, और फिर उसके पावर्स को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि ताकि आपको किसी एक टर्म में 1 मिल जाए, ठीक है, किसी एक टर्म में 1 मिल जाए। जैसे हमको यहाँ देखने को मिल रहा है 3 की पावर 6 को जब हम 7 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 1 देखने को मिल रहा है, ताकि वो उसका रिमाइंडर 1 हो जाए, +1 रिमाइंडर रूल लग जाए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने लगाया है इसको। और आगे देखते हैं कि आगे और कौन से टॉपिक आ रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम आ चुके हैं एकदम चैप्टर के एंड पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस पूरे चैप्टर के ऊपर। देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आ सकता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे होंगे और उनका आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखो जैसे मान लो 72 इंटू 54 और इंटू 432, इसका मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी का यूनिट डिजिट निकालने को आता है तो हर नंबर का यूनिट डिजिट लो। जैसे 72 का यूनिट डिजिट 2 हो गया, 54 का इंटू 4 हो गया, और 432 का यूनिट डिजिट 4 हो गया। अगर इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको 16 देखने को मिलेगा। तो ये यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो यूनिट डिजिट आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। वो क्या हमको देखने को मिलेगा, 6। तो अगर ऐसे कोई नंबर दिए जा रहे हैं और उसमें इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ आ रहा है तो हम उनके यूनिट डिजिट को निकाल के मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपका यूनिट डिजिट आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दूसरा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख लो मेरे पास है
67 की पावर 67, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो 67 का क्या है यूनिट डिजिट, 7 यूनिट डिजिट है, तो हमको 7 को कंसिडर करना पड़ेगा। अब जरा 7 की पावर 1 देखो, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, और उससे पहले 7 की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 देखने को मिलेगा। 7 की पावर 3, उसका यूनिट डिजिट हमको 3 देखने को मिलेगा। 7 की पावर 4 जो होगा ये अगेन हमको 1 देखने को मिलेगा। 7 की पावर 5 7 देखने को मिलेगा। 7 की पावर 6 हमको 9 देखने को मिलेगा, और 7 की पावर 7 जो है ये अगेन हमको 3 देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखो ये जो 1 है ये हमारा 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे 7 की पावर 0 कितना था, 1 था, और 7 की पावर 4 भी हमारा क्या है, 1 है। 7 की पावर 1 क्या है, 7 है। 7 की पावर 5 क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है वो फोर्थ पावर को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो फोर्थ पावर के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ये फोर्थ पावर 7 में फॉलो हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये 4n होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4n प्लस 1, n की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा प्लस 1, मतलब ये वाला होगा हमारा। और 4n प्लस टू ये 2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना देखने को मिलेगा, 9। और उसी तरीके से 4n प्लस 3 हमको कितना देखने को मिलेगा, हमको 3 देखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट हमको 3 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो हमको क्वेश्चन क्या दिया था, 67 की पावर 67 दिया था। अब ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये देखो कि ये 4 का हमको क्या करना था, 4n का मल्टीपल देखना था ना, 4n का मल्टीपल। तो देखो इसको डिवाइड करके देखो, 67 को आप डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो 64 हो जाएगा, 16 और यहाँ पे 64 आएगा, और ये 3 आएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4n इक्वल टू 4n प्लस 3 लिख सकते हैं, जहां पे n की जगह आपका 16 आ जाएगा। 16 इंटू 4 64, और प्लस 3 67 बन गया ये उस तरीके का। तो देयरफॉर ये 4n प्लस 3 वाले सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और अगर हम पिछले टॉपिक पे देखें तो 4n प्लस 3 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 7 के केस में 3 हमको देखने को मिल रहा था। सो उसी तरीके से यहां पर इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 7 नहीं, यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। अगर मान लो कुछ इस तरीके से होता, 67 4n प्लस 2 करके होता, तो यूनिट डिजिट मेरे को 9 देखने को मिलती, क्योंकि 4n प्लस 2 वाले का यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये है 67 की पावर लेट्स से 89 है, ठीक है, 89 है। 67 की पावर अगेन 89 है, चलो 67 नहीं 167 ले लेते हैं, 167 ले लेते हैं। तो हमको इसकी 89th पावर का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो जो आपका एक्सपोनेंट दिया है इसको आप 4 के साथ डिवाइड करो, क्योंकि जो 7 होता है वो 4 का फोर्थ पावर को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 के साथ इसको डिवाइड करूं, देखो 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर 9 आया, तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ 1 आया, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 167 ब्रैकेट 4n प्लस 1 वाले ये हो जाएगा, जहां पे n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आपका 22 आ जाएगा। 88 प्लस 1 89, क्वेश्चन में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। तो ये 4n प्लस 1 वाले मेथड को फॉलो करता है। तो 4n प्लस 1 वाला पावर क्या है हमारा, 7 आ रहा है। तो देयरफॉर इसका यूनिट डिजिट हमको क्या देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से आप यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। अब देखो क्या है कि जो आपका कई सारे नंबर हैं, जैसे हमारे पास यही नहीं आता है, 7 ही नहीं आता है, और भी बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 5 6 0 और 8 ये भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का भी यूनिट डिजिट निकालने को आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक टेबल चिपकाई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है कि जो ये 1 है, ये जो 1 है, तो 1 की तो सारी पावर 1 ही 1 रहेगी, 1 की तो सारी पावर 1 ही 1 रहेगी सब जगह, चाहे 4n प्लस 1 हो, 4n प्लस 2 हो, ये सारी पावर 1 ही 1 रहेगी। देखो अब इसमें में से कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि आपका 2, और फिर ये हो गया 7, और फिर उसके बाद 3, और ये 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि फोर्थ पावर को फॉलो करता है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। तो 2 3 7 और 8 ये चारों नंबर आपके फोर्थ पावर को
फॉलो करते हैं, ठीक है, ये फोर्थ पावर को फॉलो करेंगे, मतलब 4n वाला और 4n+1 और 4n+2 और फिर लास्ट में 4n+3। यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे जब आपका 2 का ये पावर 1 है तो वो 2 ही है, और 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 अगेन कितना हो गया 16 हो गया। अब 4n+1 वाला देखो, 4n प्लस वाला 2 हो गया, तो ये अगेन इसके पावर 1 के जैसा ही है, और फिर 4n+2 क्या हो गया 4 हो गया, जो कि पावर 2 के जैसा है। 4n+3 क्या हो गया 8 हो गया, और 4n क्या हो गया अगेन हमारा 6 हो गया, ठीक है, जो कि आपके ये पावर 6 के जैसा है, ठीक। तो उसी तरीके से 7 3 और 8 ये भी सारे होंगे, तो ये जो चारों नंबर है 2 3 7 और 8 ये हमारा फोर्थ पावर को फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो कहीं पे, 2 3 7 और 8 ये फोर्थ पावर को फॉलो करते हैं। और बाकी जो नंबर बचे देखो, जैसे 5 है, ठीक है, 5 है तो 5 के तो जो भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा, और उसी तरीके से 0 है, 0 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया और 5 हो गया और ये 1 हो गया। ये तीन नंबर ऐसे हैं जहां पे आपको यूनिट डिजिट वही नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बचे हमारे ये तीन नंबर, 4 बचा, 6 बचा और 9 बचा, ठीक है, 4 बचा, 6 बचा और 9 बचा। सो यहाँ हमने देखा कि 2 3 7 और 8 ये क्या फॉलो करते हैं, ये फोर्थ पावर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 67 वाले क्वेश्चन में कि 7 का हमने कैसे फोर्थ पावर निकाला था, उसी तरीके से अगर इन तीनों नंबरों का भी आता है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उस पर समझ में आएगा। अब हमारे 3 नंबर बच गए, ठीक है, देखो ये 4 बच गया और उसके बाद हमारा 9 बच गया और ये हमारा 6 बच गया, ठीक है। तो इन तीन नंबरों के लिए क्या पैटर्न फॉलो होता है ये भी देख लेते हो। तो देखो 4 की पावर 1 क्या है 4 है, 4 की पावर 2 क्या है 6 है, 4 की पावर 3 क्या है 4 है, और 4 की पावर 4 क्या है 6 है, 4 की पावर 5 क्या कह सकते हो, अगेन 4 देखने को मिलेगा, 4 की पावर 6 2 हो जाएगा, 4 की पावर 7 4, 4 की पावर 8 6 हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखो कि अगर पावर जो है फोर्थ की पावर, जो 4 नंबर की जो पावर आ रही है वो अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी, और अगर पावर इवन आ रही है तो यूनिट डिजिट आपको क्या देखने को मिलेगी 6 देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 6 को देखें, अगर यहां आप देखो 6 को देखो तो 6 भी आपका 1 5 और 0 की तरह हर नंबरों के लिए 6 6 6 ही दे रहा है, ठीक है, हर नंबरों के लिए क्या दे रहा है ये 6 6 6 ही दे रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो 6 6 6 हमको हर जगह देखने को मिल रहा है, 6 सारे 6 6 देखने को मिल रहे हैं, कोई भी आपकी पावर हो। और उसके बाद 9 को अगर आप देखो तो 9 की पावर 1 हो गया 9, और 9 की पावर 2 हो गया 1, 9 की पावर 3 हो गया 9, 9 की पावर 4। तो यहां पर भी सेम, तो अगर आपका 4 और 9 आ रहा है, ठीक है, जैसे देखो 4 और 9 के लिए, तो 4 अगर ऑड है, मतलब जैसे मान लो 4 की पावर ऐसे निकाला 5 है, ठीक है, 4 की पावर 5 है, तो हमको यूनिट डिजिट 4 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इफ एक्सपोनेंट जो ये पावर है, इफ पावर इज ऑड देन यूनिट डिजिट जो आपका है, तो यूनिट डिजिट इन केस ऑफ 4 इज 4, ठीक है। और अगर इवन आ रही है पावर, तो हमको क्या देखने को मिलेगा 6 देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 9 का, अगर 9 की पावर 5 निकालनी है तो ये ऑड है, तो ऑड के केस में 9 देखने को मिलेगा। यहां जैसे हम देख सकते हैं कि ऑड के केस में हमको सारे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे 9 की पावर 1 9 हो गया, 9 की पावर 3 अगेन 9 हो गया, तो ये सारे हमको क्या देखने को मिलेंगे 9। और अगर मान लो 9 की पावर 16 निकालने को आता तो 16 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा आपका, पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, सॉरी पावर नहीं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो समझ में आ गया। अगर मैं एक बार फिर से समराइज करूं तो देखो 1 5 6 और 0 इनके लिए यूनिट डिजिट सेम वही रहेगा, ठीक है, इनके लिए सेम नंबर रहेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होगा। उसके बाद 4 और 9 के लिए इवन ऑड वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, इवन ऑड वाला रूल। तो 4 के लिए देखो अगर हम यहाँ 4 के लिए देखें तो 4 के लिए इवन के केस में आपका क्या देखने को मिल रहा है 6 देखने को मिल रहा है, और 4 ऑड के केस में हमको क्या दे रहा है 4 दे रहा है।
और 9 इवन के केस में हमको 1 दे रहा है, और 9 ऑड के केस में हमको क्या दे रहा है, 9 ही दे रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने बात करी थी 2, 3, 7 और 8, इनके बारे में बात करी थी। ये आपका फोर्थ पावर को फॉलो करते हैं। ठीक है, फोर्थ पावर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब ये फोर्थ पावर वाले पे जरा सा एक बार और गौर देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 142 की पावर क्या है, 3324, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, 3324 है। तो आप क्या किया था हमने 67 वाले केस में, क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो पावर 67 थी उसको हमने 4 के साथ डिवाइड किया था। सेम हम इसको भी 3324 को भी हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 3324 जो है इसको हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 8 जा कितना हो गया, 32 हो गया, यहाँ आया 12, 4 3 जा ये 12 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 आया, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर हमको 0 देखने को मिल रहा है। तो देयरफॉर ये क्या हुआ, ये 4n से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कुछ रिमाइंडर 1 2 3 4 आता तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड करवाता। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 142 की पावर 4n हो जाएगी, जहां पे n जो होगा वो किसके बराबर होगा, 831 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जो ये 2 है वो कौन सी पावर, 4n की पावर फॉलो करेगा। ठीक है, तो 4n की पावर अगर हम चार्ट में देखें, 2 के ऊपर 4n की पावर क्या है, 2 के ऊपर 4n की पावर हमको 6 देखने को मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, हमको 6 देखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट आपको क्या देखने को मिलेगी, 6 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि कैसे करना है इसको।